जोहार साथियों, जय सिलवास। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ मैं। आप सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से दादरा नगर हवेली या पूरे भारतवर्ष में मोदी सरकार के 8 साल, कुछ लोग कह रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल, उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर मैं आज बात रखूँगा। मैं ज़्यादातर बात रखूँगा सिलवासा दादरा नगर हवेली की, क्योंकि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि अभी मैं राष्ट्रीय स्तर की कोई बात करूँ। बट दादरा नगर हवेली की राजनीति को मैं अब धीरे धीरे समझने लगा हूँ, और पिछले 10-12 साल से मैं एक्टिव हूँ सोशल और पॉलिटिकली, इसलिए एक अच्छी समझ रखता हूँ पॉलिटिक्स को लेकर। मैं बात करूँगा नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, सुशासन की भी बात करूँगा और कुशासन की भी बात करूँगा। ये 8 साल सही में बेमिसाल है या 8 साल बेहाल हो चुके हैं। मैं बात करूँगा सुशासन की। सिलवासा दादरा नगर हवेली में आप देखेंगे कि पिछले 20-22 सालों से एक रिंग रोड की फाइल धूल खा रही थी। अप्रूवल था, लेकिन प्रशासनिक सिस्टम और नेताओं की शायद सोच या जानबूझकर उसे रोका गया था। इसलिए प्रशासक प्रफुल्ल पटेल आने के बाद रिंग रोड का काम शुरू हुआ और बिल्कुल वो अच्छा कार्य हुआ है। दूसरी बात है कि जो एजुकेशन सेक्टर को लेकर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस या जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो बने हैं बिल्कुल अच्छे बने हैं। मेडिकल कॉलेज या प्रशासक महोदय के जो सपोर्ट से बहुत सारी डिग्रियां कॉलेज आई है। ये भी एक एजुकेशन क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। सिविल हॉस्पिटल थोड़ी बहुत हाईटेक बनी है, अच्छी सुविधा मिल रही है। मुंबई से लेकर और सूरत के बीच में सबसे बड़ा कोई अगर अस्पताल है तो हमारा सिलवासा सिविल हॉस्पिटल है, उसमें काफ़ी अच्छी सुविधा हुई है। और वहाँ स्टाफ का रवैया सुधरे तो और उससे बेहतर भी हो सकती है। आदिवासी समुदाय को लेकर जो MBBS मेडिकल सीट में रिजर्वेशन पॉलिसी थी, कुछ अधिकारी और नेताओं ने मिलकर 7.5% कर दिया था। बड़ा आंदोलन हुआ, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के सामने हमारी टीम ने रजूआत की। उसके बाद पुनः पुरानी पॉलिसी एज पर द 43% शुरू की गई, और अभी जो भी भर्तियां हो रही है मेडिकल सीट में वो आदिवासियों के लिए 43% के हिसाब से शुरू हुई है। इसके साथ साथ कुछ विभागों में जो डिपार्टमेंट के जो हेड मुखिया है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। पहले जो हमारे प्रदेश में जो बड़े ज़्यादा पैसे वाले लोग थे या जो नेता थे वो कानून को कुछ समझते नहीं थे। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी आने के बाद कानून का डंडा, कानून का पावर बड़ा है, और आम जनता और नेताओं को भी समझ में आने लगा है कि कानून और संविधान नाम की कोई चीज़ है, और कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल आने के बाद लोगों को और नेताओं को और खास करके भाजपाइयों को, दादरा नगर हवेली के भाजपाइयों को समझ में आने लगा है। तो ये मैंने सुशासन की बात की। ये बिल्कुल ये 5-6 सालों में अच्छे काम हुए हैं, उसको मैंने बात की। इसके बाद में अगर मैं बात करूँगा, उसमें जनता तय करेगी कि सुशासन कहाँ है और कुशासन कहाँ है। जनता जो मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल या फिर 8 साल बेहाल हुए हैं उसके हम जनता तय करें। मैं मेरी बात रखूँगा, लेकिन जो भी बात रखूँगा वो हॉनेस्टली रखूँगा, बिल्कुल जो तथ्य है वो सामने रखूँगा। दादरा नगर हवेली मनमानी तरीके से हमारी प्रदेश की जो पहचान, जो आइडेंटिटी, ये मोदी सरकार और प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने मिलकर प्रदेश की आइडेंटिटी खत्म कर दी, और जो एक इंडिविजुअल हमारा प्रदेश था उससे एक जिला बना दिया।
बीजेपी सरकार ने। देश में एक ऐसा मात्र प्रदेश था पूरे देश में जो विस्तार है दादरा नगर हवेली। ये विस्तार दादरा नगर हवेली बाहुल्य आदिवासी विस्तार के नाम से इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान थी। परंतु बीजेपी ने सोची समझी, जो बीजेपी की जो आदिवासियों के प्रति जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो सामने ली आई और आदिवासी समुदाय का हमारा बाहुल्य आदिवासी विस्तार का आइडेंटिटी खत्म कर दी गई। बीजेपी के राज में हमारा जो प्रदेश का जो गौरवशाली इतिहास को भुलाने के लिए जानबूझकर प्रशासन और मोदी सरकार द्वारा हमारा जो 2 अगस्त की जो छुट्टी थी उसे रद्द की गई। प्रदेश में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अस्तित्व बीजेपी ने बिल्कुल खत्म कर दिया और बिल्कुल दादरा नगर हवेली में लोकतंत्र को एक हाशिए में धकेल दिया है, एक मजाक बनाकर रखा है। प्रदेश में सभी वर्ग परेशान। आप ऐसा किसी भी वर्ग को, भाजपा के जो अंधभक्त को छोड़कर प्रत्येक वर्ग परेशान है। अच्छा, कुछ जो भाजपा लोग हैं उनको भी एनालिसिस होने लगा है, उनको भी समझ में आने लगी है कि बिल्कुल गलत चीज़ें हो रही है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ एक सब्जी बेचने वाले से लेकर, ठेला लगाने वाले से लेकर, फल बेचने से लेकर, ऑटो रिक्शा चलाने वाला से लेकर, छोटा मोटा दुकानदार हो या छोटा मोटा व्यापारी हो या फिर स्थानिक संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधि, प्रत्येक वर्ग यहाँ पर परेशान है। जैसे मैंने बताया कि जो परेशान नहीं है वो बिल्कुल भाजपा का अंधभक्त हो सकता है, वही परेशान नहीं है। बाकी यहाँ पर प्रत्येक समुदाय का, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो स्थानिक समाज हो, चाहे वो परप्रांतीय हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, प्रत्येक वर्ग का समुदाय यहाँ पर मोदी सरकार की और प्रशासनिक कि जो रवैया चल रहा है, जिस एटीट्यूड में जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल से पूरा प्रदेश के लोग परेशान हो चुके हैं। प्रदेश में कुछ IAS, दानिक्स, IPS, दानिप्स, जो बड़े अधिकारी को छोड़कर और कुछ बड़े सरकारी बाबू भी हैं स्थानीय स्तर पर, उनकी मनमानी और तानाशाही बिल्कुल सातवें आसमान पर है। और कुछ सरकारी बाबू तो अपने आप को बिल्कुल प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ही समझते हैं और जनता को कुछ समझते नहीं है। ये जो एटीट्यूड आया है ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए खतरा है और दुर्भाग्यपूर्ण है इस चीज़ को लेकर। ये कुछ अधिकारी और बीजेपी नेता चाटुकारिता में मस्त है। प्रदेश में भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर है, बिल्कुल भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है। और मैंने तो सुना है कि कुछ बड़े अधिकारी अपने बड़े अधिकारी को खुश करने के लिए आजकल उनके परिवारों को बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खरीद कर दे रहे हैं, ऐसा भी हमें तो संदेश मिला है। तो ये बिल्कुल भ्रष्टाचार खुला चल रहा है यहाँ पर। सरकारी ठेके यहाँ में हर प्रत्येक यहाँ पर छोटा मोटा, जो यहाँ पर हमारे स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर थे, छोटा मोटा सिविल का काम करते थे, लेकिन जब से बीजेपी सरकार बनी है और जब से यहाँ प्रशासक महोदय आए हैं, तब से जितने भी जो सरकारी ठेके हैं वो तमाम ठेके गुजरात के कुछ चुनिंदा लोगों को दिए जा रहे हैं। ये अच्छे दिन बीजेपी के। मैं किसी समाज का विरोध नहीं हूँ, लेकिन धर्म और महोत्सव के नाम पर जो परप्रांतीय समाज है उसके लिए यहाँ पर प्रशासन द्वारा छुट्टी घोषित की जाती है। लेकिन दादरा नगर हवेली में बाहुल्य आदिवासी विस्तार स्थानीय समुदाय के लिए कई बार हमने यहाँ पर छुट्टियाँ मांगने की कोशिश की, बात की, रजुआत की है, लेकिन स्थानीय समुदाय को लेकर दाना प्रशासन को और मोदी सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। बीजेपी भी जो बीजेपी सरकार है या बीजेपी में जो लोग हैं वो आदिवासी या स्थानीय लोगों को नौकरी देने में इनको इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्यों स्थानीय लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं? जैसे कि आपको पता होगा कि जो स्कूल में प्यून थे, हमारे स्कूल में वॉचमैन थे, स्कूल में जो रसोई बनाती थी हमारी बहनें थी, फिर आप जिला पंचायत PWD में जो या विद्युत विभाग की बात करो आप, या पुलिस कांस्टेबल की बात करो, स्कूल टीचर जैसे की बात करो, ऐसे सैकड़ों लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। ये 8 साल में स्थानीय और आदिवासी और स्थानीय समुदाय के लिए कितने लोगों को नौकरियां दी गई। लेकिन यहाँ पर अगर नौकरी से निकालने की बात आ गई है तो बीजेपी और स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारियों द्वारा, जो बड़े बाबू लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में हमारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है।
जो शिक्षण एजुकेशन में भर्ती में है उसमें ये लोगों ने आरक्षण खत्म कर दिया है। और पिछले कुछ समय से विभिन्न डिपार्टमेंट में सरकारी भर्तियां की जा रही है और वो ज़्यादातर भर्तियां डेली बेसिस के लिए जा रही है। लेकिन उसमें भी, उस भर्ती में भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो भर्तियां अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर ले रहे हैं और आने वाले समय में उसको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन उन भर्तियों में आदिवासी और स्थानीय समुदाय के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अगर हमारे बच्चों, हमारे विस्तार में, हमारे आदिवासी समाज के, हमारे स्थानीय लोगों को अगर नौकरी धंधा जो नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे जो पढ़े लिखे लोग कहाँ जाएंगे? यूपी बिहार में? यूपी बिहार वालों को नौकरी धंधा यहाँ मिल जा रहा है, लेकिन हमारे लोगों को नौकरी धंधा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अभी आपको बताया कि 15-20 सालों से काम करने वाले 300-400 हमारे पीडब्ल्यूडी और जिला पंचायत के ताबे के तहत कार्य करने वाले जो वर्ग था हमारा, उनकी किसी की 10, 20, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपया तक सैलरी थी। लेकिन ये सरकारी बाबुओं ने और बीजेपी की जो आदिवासी और स्थानीय विरोधी मानसिकता की वजह से यहाँ पर जो 10, 20, 30, 40, 50, 60 हज़ार जिनकी सैलरियाँ थी, उन तमाम परिवार, उन तमाम व्यक्तियों की 8, 10, 12 हज़ार रुपये सैलरी कर दी है, जो किसी भी भारतवर्ष में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ होता है। दादनगढ़ में हमारी जो ग्रुप ग्राम पंचायत, उसको एक तो अभी मुझे ऐसा रिपोर्ट मिला कि वहाँ पर एक तो पंचायत का मंत्री और जो पंचायत में जो प्यून है उसका ज़्यादा चलता है, मतलब सरपंच से भी ज़्यादा, जिला सदस्य से भी ज़्यादा, और जो हमारे ग्रुप ग्राम पंचायत के जो सदस्य है उनसे ज़्यादा अगर किसी का चलता है वहाँ पर, तो वो जो पंचायत का प्यून और वो पंचायत मंत्री, सरपंच और बाकी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि। तो ऐसा मैसेज मिला है कि भाई वहाँ हम तो नौकरी करते हैं, ऐसा हम तो किसी को चाय पिलाने के लिए भी हमारे तो हैसियत नहीं, ऐसी पंचायत में हमारे हालत हो गई है। एक साइड प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई पंचायत राज में हमने बहुत सारा पावर दे दिया है, लेकिन यहाँ पर पंचायत राज की हालत क्या हो चुकी है? हमारे पंचायत के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है इनको बिल्कुल एक मजदूर की तरह बना दिया गया है। जिस जिला पंचायत की बात करते हैं, जिला पंचायत का हाल वही है, एक चीफ ऑफिसर चलाता है और वहाँ भी बाकी जो हमारे प्रमुख है, उपप्रमुख, ये तो शोभानंद गाठिया જેવા ફક્ત જવાનું, ચાય કોફી પીને આવી રહેવાનું, એના સિવાય બીજી વિશેષ કામ નથી। આદિવાસી સ્થાનિય જે લોકો છે એમને ઘર બનાવવા માટે પંચાયતના પહેલાં ઘર નોંધતા હતા। હવે એ લોકો એવી પોલિસી બનાવી કે ભાઈ આદિવાસીઓએ, જે સુપ્રીમ કોર્ટ કહે કે આદિવાસી આ દેશના મૂળ બીજ માલિક છે, એ લોકોને ઘર બનાવવા માટે સરકારની, પ્રશાસનની પરમિશન લેવી પડશે। પોતાને જમીનમાં ઘર બનાવવા માટે જે પૂરા દેશમાં આવો કાયદો નથી, એવો કાળો કાયદો બનાવીને આ મોદી સરકારની રાજમાં, આ પ્રશાસક મહોદયના રાજમાં અને આ લોકો બીજેપીના સત્તામાં આદિવાસી સ્થાનીઓને આ પરિસ્થિતિમાં કે પોતાની જમીનમાં ઘર બી નહીં, ઝૂંપડી બી નહીં બનાવી શકે, એવા કાળો કાયદો લાવીને થોપી દેલા છે। આ શું બીજેપીના જે હમણાં અંધભક્તો, જે મેં મીડિયામાં જોયા, અમુક હમણાં જે એના બીજેપીના જે નેતાઓ છે, પોતાના વ્યક્તિગત સ્વાર્થ માટે એ બીજેપીને 8 સાલના બેમિસાલની વાત કરતા હતા, સુશાસનની વાત કરતા હતા। શું આ સુશાસન, જે આદિવાસી વિસ્તારમાં અમે પોતાનું આપણા ઘરની બહાર બનાવી શકીએ એવા કાયદા લાવીને તમે એને સુશાસન કહેવાના? એને 8 સાલ બેમિસાલ કહેવાના તમે આ લોકોની વસ્તુ પર? હાઉસ ટેક્સ 300-400% વધી ગયું। જ્યાં 10, 20, 30, 40, 50 રૂપિયા હતા, હવે 300, 400 ને 500 રૂપિયા સુધી વસ્તુ પર। અને એની કોઈ પરમિશન નહીં, કોઈ ગ્રામસભામાં ઠરાવ નહીં, કોઈ પ્રસ્તાવ નહીં, બસ મંત્રીને મનમાં આવી ગયું, સીઓને મનમાં આવી ગયું, કલેક્ટર કાર્યાલયથી ઓર્ડર આવી ગયા, દમનથી ઓર્ડર આવી ગયા, એટલે બસ લોકો પર ચોંટાડી દેવાના। આ જે માનસિકતા છે એ બિલકુલ બીજેપી રાજમાં આમ લોકોને, દરેક પ્રત્યેક વર્ગને બસબસ કરી દીધું છે। દાદરા નગર હવેલીમાં 2-2.5 લાખનું પોપ્યુલેશનવાળું એરિયા, 50,000થી પણ વધારે શિક્ષિત બેકાર, અને જે 15-20 વર્ષથી જે કામ કરતા હતા એ લોકોને એક સાઈડ કાઢવાની વાત આવે અને એક સાઈડ શિક્ષિત બેકારની રેશિયો દિવસ દિવસ વધતી જઈ રહ્યો છે। કંપનીઓમાં કંપનીવાળાની દાદાગીરી વધતી ગઈ, સ્થાનિકો માટે ભરતી નથી। બીજેપીના રાજમાં પરિસ્થિતિ જુઓ કે આમ જે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં, જે પંચાયત વિસ્તારમાં, જે રોડના આજુબાજુમાં ઠેલો લગાવીને સબ્જી કે લારી કે ચાય નહીં વેચી શકે, કોઈ દમનથી મોટા અધિકારી આવવાના હોય ત્યારે એ તમામ લોકોને નોટિસ આપવામાં આવે, આ મંત્રી ને પોલીસવાળા બધા લાગીને કે આજે સાહેબ આવવાના છે, આજે સાહેબ આવવાના છે, બધાને એ દિવસે ઘરે બેહાડી દેવામાં આવે। કોઈ ચીફ ઓફિસર વિઝિટ લેવાનું હોય કોઈ પંચાયતનો, તે વિસ્તારમાં, તે વિસ્તારમાં હાટ બજારની ભરાવો દે। વાહ,
એક નોકરશા આવવાનો એ પ્યુન હોય એ કે પ્રશાસક હોય, દે આર ઓલ, આ બધા જ લોકો સરકારી કર્મચારી છે, સરકારી સેવક છે. જનતાના ટેક્સના પૈસાથી તમને આ જાહો જલાલી, આ 10 15 20 ગાડીઓ જે આગળ પાછળ દોડે, જે તમે એસીમાં બેસો, આ તમામ જે પૈસા છે આ અમારા આમ જનતાના પૈસા છે. અને એ જનતા માલિક છે, અને એ માલિકો સાથે તમારા રવૈયા જે છે એ બિલકુલ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ આવી રહ્યો છે. અને આ બીજેપી રાજમાં આ દિવસે દિવસે દરેક રાજ્યોમાં આ બધી વસ્તુઓ વધી રહી છે. એની સાથે જ દરેક ગામડામાં નાનું મોટું રોજગાર કરીને કોઈ ધાબા ચલાવતા હતા. અરે પોતાની જમીન પર ઝૂંપડું બનાવીને ધાબો ચલાવતા હતા. શું ખોટું કર્યું? કંપનીઓ વિધાઉટ પરમિશનથી મોટા મોટા શેડ બનાવેલા છે, ત્યાં કોઈ કાર્યવાહી નથી થતી. પણ કોઈ આદિવાસી વિસ્તારમાં કોઈ ફૂડ લાયસન્સ લઈને ત્યાં ધાબો ચલાવતો હોય પોતાને, અને રોજીરોટી, અને હરેક ધાબાવાળો બિલકુલ જે જગ્યા પર ગેરકાનૂની કામ થતું એ લોકોને બંધ કરવાનો સ્વાભાવિક છે. પણ દરેક જગ્યા પર ગેરકાનૂની નહીં ચાલતું હતું. જે જગ્યા પર, અને પોલીસ તંત્ર શું કરે છે એનામાં, અને ફૂડ લાયસન્સ હોવા છતાં પણ એ લોકો ઢાબા બંધ કરાવીને આજે હરેક ઢાબા પાછળ કમસે કમ 8 થી 10 લોકોનો રોજગાર તમે સીન્યું. અગર તમે 100 ઢાબા બંધ કર્યા તો એની પાછળ તમે 1500 લોકોને રોજગાર સીની લીધો. એક સાઈડ તમે નોકરી સીની રહેવાના, એક સાઈડ તમે રોજગાર સીની રહેવાના, તો કરવા શું કંઈ? જો આ છે બીજેપી નીતિ, આ છે પ્રશાસન દ્વારાની જે નીતિ હાલમાં છે, બિલકુલ એનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ. બીજી વાત આવે છે કે ભાઈ પહેલાં નાનો મોટો ટ્રાન્સપોર્ટ સ્ક્રેપનો બિઝનેસ બી કરતા હતા. હવે કઈ કંપનીમાં કોણ કોન્ટ્રાક્ટ ચલાવશે, કોણ સ્ક્રેપ લેશે, કોણ ટ્રાન્સપોર્ટ ચલાવશે, એ દમણના બાબુઓ તય કરે. કંપનીના માલિકને કે સ્થાનિક લોકોને એટલો બી હક નથી. એક કંપનીનો માલિક જે 100 200 500 1000 કરોડ રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરીને બેસેલો એ કંપનીનું માલિક કે એ તય નહીં કરે કે મારો કંપનીનો કોન્ટ્રાક્ટ કે મારો સ્ક્રેપ કે ટ્રાન્સપોર્ટ કોણને આપવો, એ કંપનીનો માલિક બી નહીં તય કરી શકે. એ પણ સરકારી બાબુઓ તય કરશે. આવો પૂરા દેશમાં કાયદો નથી, ફક્ત સિલવાસમાં, દમણ, દીવ અને નગર હવેલીમાં આ બીજેપીનું સુશાસન, આ બીજેપીના અંધભક્તો નથી દેખાતું. અને જે વાહવાહી કરવા લાગેલા છે અંધભક્તોને, એ લોકોને કહેવા આવું કે આવનારી પેઢી તરફ માફ નહીં કરે. અને મને હમણાં ઘણા બધા સંદેશ મળી રહ્યા છે કે આવનાર સમયમાં 2024 કે 25 હોય આ બીજેપીના અંધભક્તો અગર ગામડામાં નીકળશે તો ગામના લોકો આ ચંપતથી સ્વાગત કરવાના છે. આવા લોકોના કે જ્યારે નગર હવેલી બરબાદ થઈ રહ્યો હતો ત્યારે તમે બીજેપીની અંધભક્તિમાં પોતાના વ્યક્તિગત સ્વાર્થને લીધે આખા પ્રદેશને બરબાદ કરી દો છે. દાદરાનગર હવેલીમાં સચિવાલય હતું, એવું સચિવાલય દમણમાં પણ નથી. એ સચિવાલયને રાતોરાત બંધ કરીને આખા બોરિયા વિસ્તારના અધિકારીઓ તમે દમણ શિફ્ટ કરી દીધું. જે સચિવાલયમાં આખો અમારા 20 પંચાયતથી જે 30 થી 40 કિલોમીટર દૂરથી વ્યક્તિ આવતો, આજે દમણ મારે જવું હોય તો મારે બી વિચાર કરવું પડે, પ્લાનિંગ કરવું પડે. 2 દિવસ કે દમણમાં કોઈ અધિકારીને મળવું હોય તો મારે પ્રી પ્લાનિંગ કરવી પડે 2 દિવસ પહેલાં જ. મને જવા માટે 1500 થી 2000 રૂપિયા ખર્ચો, બસમાં જવાનું તો બી ઓછામાં ઓછો 500 થી 1000 રૂપિયાનો ખર્ચો છે. આ જે બધી વસ્તુઓ છે પ્રદેશની જનતાએ પણ સમજવું પડશે. સેંકડો પરિવારના વિકાસ નામ પર ઘર અને દુકાન તોડવામાં આવી. જેના પાસે, જે વ્યક્તિ પાસે 1 ગુંઠો જ જમીન હતી એના પર ઘર અને દુકાન હતું, અને એને તમે ઘર અને દુકાન તોડી નાખ્યો. એ ક્યાં રહેવાનો એનો વિચાર કર્યો? તમારે સ્માર્ટ સિટી બનાવવાની. સ્માર્ટ સિટી અગર અહીંના આદિવાસી કે એના સ્થાનિક લોકોને ફાયદો નહીં કરાવે, અને તમે આ બધું સ્માર્ટ સિટી કોના માટે બનાવવાના? અગર સ્માર્ટ સિટી ડેવલપ કરવું જ હોય તો એક બીજી સિટી બનાવો, તમે એક બીજું સિલાસ ઊભું કરો, કોઈ બીજો વિસ્તાર લો, 2 4 5 10 25 50 100 એકર વિસ્તાર બનાવો કે આ એરિયામાં અમને સ્માર્ટ સિટી બનાવવાનું છે. જે સેલવાસ આજથી 20 25 વર્ષ પહેલાં એક ગ્રામ પંચાયત હતું, સેલવાસની ગ્રામ પંચાયત હતી, અને તે જમાનામાં ગ્રામ પંચાયતના કાયદા કાનૂનોથી કોઈ ઘર બનાવેલું, કોઈ દુકાન બનાવેલું. અને આજે તમે નગરપાલિકાના કાયદા લાવ્યા, કાલે તમે મહાનગરપાલિકાના કાયદા લાવવાના, તમે આજે સ્માર્ટ સિટીને લાવ્યા કાયદા લાવવાના, અને આદિવાસીને સ્થાનિક લોકોને નુકસાન કરવાના. અને એટલી બધી કે જે માર્કેટ વિસ્તાર છે એ તો એટલી છોડવા જોઈએ વસ્તુ પર. દાદરા નગર હવેલીમાં પહેલાં એવું કહ્યું હતું કે ભાઈ સેલવાસના રોડથી છોડીને આંખ બંધ કરીને કોઈ વ્યક્તિ ઊંઘેલ હોય કે ભાઈ સેલવાસથી મારે હવે મુંબઈ જવાનું છે, તો ભિલાડોથી ખબર પડે કે ભિલાડોથી નરોલી ચેકપોસ્ટ છે ત્યાં સુધી ખબર નહીં કે ભાઈ ચાલ સેલવાસ છે. જેવી રીતે ગુજરાત ખબર પડે કે ભાઈ રોડનો અવાજ શું થાય એટલે ખબર પડે કે ભાઈ આ ભાઈ ગુજરાતમાં આવી ગયો છે કે મહારાષ્ટ્રમાં આવી ગયો છે. હવે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં ચારે સાઈડ રસ્તાઓ સારા, તો સેલવાસના ચારે રસ્તા જે અગર એન્ટ્રી થાય ભાઈ ચાલ ગુજરાત પૂરું થઈ, હવે સેલવાસ શરૂ થઈ ગયું છે. એમ આ સુશાસન
આઠ સાલ બેમિસાલ બીજેપીના. તો આજી બધી વસ્તુઓ છે. આજે મને એવો રિપોર્ટ મળ્યા કે અધિકારીઓ અને નેતાઓ એક જે રોડના ખાડા ખોદાયેલા છે એ ખાડા પૂરવા જેટલો પણ એ લોકો પાસે પાવર નથી. એ ઊભો રહીને એક અધિકારીને ફોન નીકળે છે કે ભાઈ આ ખાડો છે કે આ બધું આ રોડ ખરાબ છે અને તત્કાલ તમે રિપેર કરો, એવી કહેવાની હેસિયત નથી કે ઓકાત નથી કે એટલો પાવર નહીં રહ્યો. આ સુશાસનની વાત કરો, આ તમે મજબૂત લોકતંત્રની વાત કરો. શરમ આવજો ભાજપાએ. છતાં પણ જે અમુક જે અંધભક્તો જે ભાજપાઈઓ લાગેલા છે વાહ વાહ કરવા માટે, મેં વારંવાર કીધું છે કે આવનારી પેઢી આવનાર સમય દાદાનગર હોઈલા આવા નેતાઓને જે શ્રીલંકાની જેમ શોધીને તમને ચંપલ નહીં મારે તો યાદ રાખજો. આદિવાસી વિસ્તારમાં હમણાં મને રિપોર્ટ મળ્યા કે એક્વાયર કર્યા વગર, જમીનનો મુઆવજો આપ્યા વગર રાતોરાત ત્યાં મોટા રસ્તાઓ બનાવવાનું શરૂ કરી દીધા. સુપ્રીમ કોર્ટના મુતાબિક કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ બી આદિવાસીની કોઈ બી માલિકીની જમીન પર કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ લાવતા પહેલાં જે તે માલિકીની પરમિશન અને મુઆવજો આપ્યા વગર કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ શરૂ નહીં કરવો. શું દાના પ્રશાસન, શું બીજેપી સુપ્રીમ કોર્ટ કરતાં મોડી થઈ ગઈ? વિરોધ કરવાવાળો કોઈ નથી. પંચાયતવાળાને ખબર નહીં ભાઈ અમારા વિસ્તારમાં રોડ બનતો છે કે કોઈ કામ ચાલતું તો અમને ખબર જ નહીં રહે. એમ વાહ હાથ થઈ ગઈ. ના લોકસભાના વિધાનસભા સર્વોપરી ગ્રામસભા ગૃહ ગ્રામ પંચાયતની વાત કરવામાં આવે, ગ્રામસભા કે જે તે પંચાયત છે એ ગામની સંસદ બરાબર જેટલો પાવર રાખે. એક કાયદો સંસદો બને, બીજો કાયદો રાજ્યસભામાં જે વિધાનસભા હોય ત્યાં બને, ત્રીજો કોઈ કાયદો બનતો હોય તો ગામને ચલાવવા માટે, ગામમાં સુશાસન તરીકે વહીવટ કરવા માટે ગ્રામ પંચાયતો બનાવવામાં આવે. એ ગ્રામ પંચાયત વેલ્યુ જ નથી. એ ગ્રામ પંચાયતો ચૂંટાયેલા સરપંચના કે જિલ્લા સદસ્યના વેલ્યુ જ નથી. શું આ સુશાસનની વાત કરો? આ 8 વર્ષ બે મિસાલની વાત કરો તમે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર થયો. અમારા પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ રમણ કાકુએ પણ એનો આ મૂક્યો હતો. અને સેલવા આજે બી દાદાનગરમાં તમે વિઝિટ લો, અને આધા અધૂરું ઘર બનાવીને ગુજરાતના કોન્ટ્રાક્ટર પૈસા લઈને નાહી ગયા. શું આ સુશાસનની વાત કરો તમે? ટોયલેટ બાથરૂમ્સ જે બનાવ્યા છે, મારા જેવો હાઈટવાળો કોઈ વ્યક્તિ એમાં જાય તો માથું લાગે. અને 70% જેટલી બાથરૂમમાં ટોયલેટમાં તો પાણીની વ્યવસ્થા નથી. જ્યારે આદિવાસી વિસ્તારોમાં પીવાને પાણીની વ્યવસ્થા નથી તો ટોયલેટમાં ક્યાંથી પાણી આવવાનું ભાઈ? પહેલાં પાણીની સુવિધા તો કરો, પછી ટોયલેટ બનાવો તમે. પંચાયત રાજની વાત કરીએ થોડીક. પંચાયત રાજમાં વચ્ચે મેં અમુક વિઝિટ લીધી તો મને જાણવા મળ્યું કે ભાઈ છેલ્લા 3-4 વર્ષથી જે ગામના વિકાસ માટે જે ફંડ આવે છે એ ફંડ જ નથી આવ્યો. થઈ ગઈ તો એ ફંડ ક્યાં વપરાય? એ ફંડ કોણ વાપરે? કેવી રીતે વપરાય? એ ફંડનો હિસાબ કિતાબ શું? એ પૈસા ક્યાં વપરાયા? કોઈ પૂછવાવાળું નથી. જે નેતા પૂછવા જાય, જે ચૂંટાયેલો લોકો પૂછવા જાય તો કહેવાય છે કે ભાઈ એની તો ફાઇલ ખુલી જાય. અને નેતાઓ, અને મારે કેવું છે કે જે નેતાઓને પ્રશાસનના વિરુદ્ધ, ખોટી નીતિઓની વિરુદ્ધ બોલવા માટે ડર લાગતો હોય એ નેતાઓએ બોરિયા બિસ્તર બાંધીને ઘર બેસી જવું જોઈએ. રાજનીતિ છોડીને ઘરમાં ચૂપચાપ બેસી જાઓ અને એવા લોકોને મોકો આપો, એવા લોકોને તક આપો જે શાસન પ્રશાસનની ગલત જે નીતિઓ બને એનો વિરોધ કરી શકે, જે લડી શકે, જે જેલમાં જવાની તાકાત રાખે. એવા લોકોને આગળ આવવું જોઈએ, લાવવું જોઈએ. હર ઘર નલ યોજના સરકારી દસ્તાવેજ રેકોર્ડ પર, ભારત સરકારના રેકોર્ડ પર 100% આ સ્કીમ પહોંચી ગઈ. અમારા 11-12 પંચાયતમાં, ઇવન મારા બાજુમાં નળ તૂટી ગયા. આજુ સુધી પાણી નથી આવ્યું. જ્યારે સેલવાસથી આ 3 કિલોમીટર વિસ્તારમાં પાણીની આ તકલીફ છે, અહીંયા જ્યારે નળથી પાણી નહીં આવ્યું તો તમે ગ્રામીણ વિસ્તારને ક્યારે પહોંચાડશો? કંપનીઓમાં જે કોન્ટ્રાક્ટર, મેં વારંવાર કીધું છે કે આદિવાસીઓને અગર કોઈ લૂંટા હોય તો સેલવાસના મોટા આદિવાસી નેતાઓ હોય. एवी रीते कंपनियों में जिसके भी जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं 70% जो कॉन्ट्रैक्ट है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान वालों के चलते हैं. अच्छा, उसमें काम करने वाले भी यही विस्तार से लोग हैं और उनका ही सबसे ज़्यादा कोई शोषण कर रहा है तो वही कॉन्ट्रैक्टर जो इनके अपने यूपी बिहार से जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बने हैं, जो साइकिल लेकर आया था यहाँ पर आज से 20 साल पहले, वो मर्सिडीज में घूम रहा है. कैसे विकास हो गया भाई इतना?
किसको लूटा, किसका इतना शोषण किया, मतलब मजदूरों ने आपने उस समय भी शोषण कर रहे हो और आज भी शोषण किया जा रहा है। सरकारी बाबुओं के पास दो नीतियां हैं। चेहरा देखकर काम किया जाता है, वो पहचान वाला है, वो कोई बड़ा पॉलिटिशियन है या पैसे वाला है, उसके लिए अलग नीति है, और जो गरीब है उसके लिए अलग नीति है। पुलिस कानून व्यवस्था में यही है। यहाँ पर भी क्यों પેલું કહેવાય ને કે ભાઈ દુકાન જોઈને પડીકો બાંધવામાં આવે એમ, સોરી ગ્રાહક જોઈને એવું કહેવાય ભાઈ, જ્યારે બજારમાં જાય તો અમુક લોકો વડીલો કહેતા કે ભાઈ ગ્રાહક જોઈને પડીકો બાંધવાનો એમ। તો પોલીસવાળા પણ અમુક કોઈના પર કાર્યવાહી કરવાનું હોય, કોણનો માણસ છે, શું આ શિવસેનાનો છે કે આ જેડીયુનો છે કે આ બીજેપીનો છે કે આ ફલાણાનો છે, એટલે જે તે કયા પાર્ટી સાથે જોડાયેલો છે, કોણની કેટલી પહોંચ છે એ હિસાબથી કાર્યવાહી કરવામાં આવે। આ વ્યક્તિગત મને અનુભવો છે। હમણાં જ વાત આવી કે ભાઈ આ દમણમાં ગરીબ કલ્યાણ મેળો યોજવામાં આવ્યો। ગરીબોને તમે આજે બી જે મૂળભૂત સુવિધા તો પહોંચાડો, અને નાનામાં નાનો કાર્યક્રમ દમણમાં મીટિંગ છે, કાં છે દમણ, મીટિંગ છે કાં છે દમણ, કાં કાર્યક્રમ છે દમણ, દરેક વસ્તુ પર। એટલે શું એના માટે સેવા આ અધિકારીઓ માટે સુવિધાઓ માટે તમે ત્યાં આપો કર્યો? અચ્છા, 20 પંચાયતમાં ચૂંટાયેલા લોકો પાસે કંઈ પાવર નહીં મળે એવું કહેવાય છે, પણ જ્યારે મિટિંગની વાત આવતી હોય તો એ બધા લોકોને દમણ બોલાવવામાં આવે છે। જ્યારે પાવર જ નહીં મળે તો ભાઈ ત્યાં એ લોકો દમણ બી કેમ બોલાવો છો? તો આ જે બધી બેવડી નીતિઓ છે, આ બીજેપીના રાજમાં, આ મોદી સરકારના રાજમાં 8 સાલ બેમિસાલની વાત છોડો, 8 સાલ બેહાલ કરી દીધા છે, અને હવે તો બસ કરી કે આ તોબા થઈ ગયો છે દરેક વર્ગ કે આ મોદી સરકાર ક્યારે સરકારમાંથી નીકળે એમ, એવી લોકો દુઆ કરતા છે। આજે તો ટ્રાફિક પોલીસની વાત આવે, મને રિપોર્ટ મળ્યા મને કે ભાઈ એ લોકોને ટાર્ગેટ આપવામાં આવે। ઘણી જગ્યા મને એવું કે જે બાઇક પર લોકો નીકળતા હોય, કોઈ દિવસ ટ્રાફિકવાળાને તમે જોયું, આરટીવાળાને જોયું તમે, કોઈ મોટું ટ્રક જે ઓવરલોડ જઈ રહ્યું છે એને ઊભી રાખીને સાઈડ પાર્કિંગ કરીને એના પર કંઈક ચલણ ટાઈપ રસીદ આપી છે એવું નહીં। બાઇકવાળો, રિક્ષાવાળો, અરે કોઈક વાર તો પેલો 3 રિક્ષા પેલો જે માણસ ચલાવતો એને બી એ લોકો છોડતા નહીં મળે। અને ઘણીવાર પણ વ્યક્તિગત પણ જોવા મળ્યું છે કે જે ટ્રાફિકવાળા અમુક લોકો છે, અમુક અધિકારીઓ છે, એ હંતાઈ રહી, અરે ચોરને પકડવા માટે તમે હંતાઈ રહ્યા છે। તો ટ્રાફિક પોલીસમાં બી ઘણો બદલાવની જરૂર છે, અને ઘણા આ ટ્રાફિકના લીધે ઘણા આમ લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે। વચ્ચે રિપોર્ટ આવ્યો કે ભાઈ દિલ્હીમાં એક આઈએસ ઓફિસર એક કૂતરો લઈને સ્ટેડિયમ ગ્રાઉન્ડમાં ફરતો હોય તો 2-4-5 કલાકમાં તત્કાલ એનું ટ્રાન્સફર થઈ જાય, તબાદલો થઈ જાય। અને આપણું સેલવાસ, બીજેપીનું રાજ, પ્રશાસક પ્રફુલ્લ સાહેબનું સુશાસન, નગરપાલિકામાં જે ચીફ ઓફિસર 25 લાખનું નામથી ખંડની થાય એમ કે બિલ્ડર દ્વારા, કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા પૂર્વ સાંસદને ફરિયાદ, અને પૂર્વ સાંસદ ફરિયાદ કરે કલેક્ટરને, ત્યારબાદ કાર્યવાહી થાય। ત્યારબાદ રિપોર્ટ એવા મળ્યા કે ભાઈ જે અધિકારીના નામ પર, જે સ્માર્ટ સિટીના નામ પર, જે પરમિશનના નામ પર જે વ્યક્તિ ખંડની કરતો હતો એને પકડ, અને ભાઈ ચીફ ઓફિસરને બોલાવ્યો, અને મને રિપોર્ટ મળ્યો, પેપર મીડિયામાં વાંચવા મળ્યું કે ભાઈ ચીફ ઓફિસર અને બંને રૂબરૂ કરીને એસપીએ સવાલ કર્યા એમ। ત્યાં પણ રૂબરૂની સમક્ષ એસપી સાહેબની રૂબરૂમાં સ્વીકારવામાં આવ્યું કે ભાઈ હા હું 25 લાખ રૂપિયા લેમ અને આ ચીફ ઓફિસરને આપતો હતો એમ। કોઈ કાર્યવાહી નહીં। અચ્છા, સેલવાસનું તો એક પેશન, કોઈ એફઆઈઆર નથી થયું એના પર વસ્તુ પર। સેલવાસો એક મોટી ફેશન કે જેટલો મોટો ભ્રષ્ટાચારી અધિકારી એને એટલી મોટી પોસ્ટ અને એટલું મોટું એને તત્કાલ પ્રમોશન। આ સુશાસન, આ બીજેપી ભ્રષ્ટાચાર ઓછું કરવા આવેલી। હજુ બી સેલવાસના લોકોએ જે તે પાર્ટી પક્ષના નેતાઓ તો એ માનતો હોય, પણ જે નેતાઓમાં પ્રદેશમાં જે ગલત થઈ રહ્યું છે, ગલત નીતિઓ બની રહી છે, એના પર અગર અવાજ ઉઠાવવાનો હિંમત નહીં મળે, હેસિયત નહીં મળે, અને છતાં પણ તમે આંધળી ભક્તિ કરી રહ્યા છો, તો જેટલા નેતાઓ જિમ્મેદાર છે એટલા જ જિમ્મેદાર એ આંધળા ભક્તો પણ જિમ્મેદાર છે।
કેમ કે એમનો સાથ તમે પણ આવ્યો છે. જ્યારે ખબર છે જ્યારે ખોટું થઈ રહ્યું છે, સેલવાસ બરબાદ થઈ રહ્યું છે, આદિવાસી અને સ્થાનિક સમાજ બરબાદ થઈ રહ્યો છે, એવી પોલિસી બની રહી છે, એવી નીતિઓ બની રહી છે, પ્રશાસન સાંભળતું નહીં મળી, ભ્રષ્ટાચાર ચરમસીમા પર છે, અને છતાં પણ એવા નેતાઓને તમે સપોર્ટ અને સહયોગ કરી રહ્યો છે, તો ઉપરવાળો જ બચાવે આવા લોકોને. सिलवास के दोनों आरटीओ की भर्ती भ्रष्टाचार करके हुई है. आरआर रूल्स का वायलेशन हुआ है. लेकिन आरटीओ में ऐसा धूम भ्रष्टाचार हो रहा है, पूछने वालों कोई नहीं. कभी आरटीओ आपने देखा, जैसे मैं अभी आगे बात, कभी भी आरटीओ देखा आपने कि कोई बड़ी कंपनी के कोई ट्रक है या कोई बड़ी गाड़ियाँ हैं, उसको पकड़ के आरटीओ उसका क्लास ले रहा है या उसके पास से रसीद चलन ले रहा है, ऐसा और बहुत जा रही है, आज तक नहीं देखा है. लेकिन मुझे तो ऐसा भी रिपोर्ट है कि ये जो भ्रष्टाचार करके ये दोनों आरटीओ लगे हैं, उनकी पहुंच ऊपर तक है, और जो कुछ भी भ्रष्टाचार करते हैं खुद, और उसका कुछ जो मिलता है मुआवजा, वो ऊपर भी पहुंच जाते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं. चर्चा है इसकी, क्योंकि जब भ्रष्टाचार करके जो लगे हैं वो तो भ्रष्टाचार ही करेंगे. अच्छा, दमन के आरटीओ के बारे में बात आई, उसको टेम्पररी चार्ज दिया गया था, पिछले 2-3 साल से वो अभी तक चार्ज पे ही है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं, वो भी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं. अब उसकी भी जानकारी मिलेगी, भाई वो भी बड़े बाबू तक पहुंच रखता है, इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं. प्रदेश 1, सिलवास का सीएनजी भाव अलग और दमन का अलग. वाह, मतलब अभी भी कुछ चीज़ें हैं, अभी भी पूरी तरह से दादरा नगर हवेली और दमन दीव पूरी तरह से मर्ज नहीं हुए हैं. अभी मर्ज होने में कुछ न कुछ कानूनी प्रक्रिया कुछ बाकी ऐसा लग रहा है, इसलिए दो अलग अलग भाव है. आरटीओ मामले में कुछ ऐसा है, कुछ आरटीओ कुछ मैटर में ऐसा है कि भाई दमन के कुछ अलग पॉलिसीज है और सिलवास में अलग पॉलिसीज है. ऐसे कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर. शायद बार के लिए भी, बार रेस्टोरेंट के लिए भी यहाँ की अलग पॉलिसी है और दमन की अलग पॉलिसी है. मतलब सीधी सी बात है, पूरी तरह से दादरा नगर हवेली दमन के साथ मर्ज नहीं हुई है. तो हम तो यही चाहते हैं कि ये 8 साल बेमिसाल वाली सरकार जल्द खत्म हो और पुनः हम दमन से अलग होके हमारा सुशासन वापस लाए. ऐसा हम तो ये चाहते हैं. सिलवास एक शांतिप्रिय प्रदेश, लेकिन पिछले कुछ समय से, ये जब से मोदी सरकार आई है तब से यहाँ पर जातिवाद और धर्म के नाम पर एक नकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है. और ये कौन ज़्यादा तक है? जो वर्ग, एक ऐसा वर्ग है जो पर प्रांतीय समाज, एक वर्ग ऐसा है जो असामाजिक तत्व प्रकार का जो व्यक्ति है, लोग हैं, कुछ लोग जो रोजी रोटी यहाँ कमाने आया है, लेकिन उसको वो अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि रोजी रोटी कमाने नहीं आया था, वो वहाँ पर अपनी जाति और धर्म का फैलाव करना है, ऐसा लगता है. तो ऐसे लोग तत्काल अपने गांव में जाकर ही वहाँ पर ही जातिवाद और जो भी धर्म फैलाना है वहाँ पर फैलाए. यहाँ पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा आदिवासी समाज सब कुछ मिलकर सुख शांति से जी रहे, हमें जीने दो. हम तो वैसे ही मानते हैं हम जियो और जीने दे वाले में हैं, तो हमें जीने दिया शांति से. कहा जाता है प्रशासक प्रफुल्ल पटेल आने से पहले कला केंद्र, ऑडिटोरियम, कलेक्टर कार्यालय जो नया बन रहा है वो, और साइली स्टेडियम ग्राउंड और ये विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल का काम चालू थे. वो काम आज भी चालू है, अभी तक पूरे नहीं हुए. उसके बाद चालू हुए काम खत्म हुए हैं कुछ प्रोजेक्ट, लेकिन जो प्रशासक महोदय आने से पहले जो प्रोजेक्ट चालू हुए थे वो प्रोजेक्ट अभी पूरे नहीं हुए. और ये भी बात आ रही है कि भाई उसकी कॉस्टिंग बढ़ा दी गई है. अभी मुझे एक रिपोर्ट मिला, कुछ जानकार लोग बता रहे हैं कि भाई जो रिंग रोड था वो 180 करोड़ का था, अभी उसकी लागत रिंग रोड की 480 करोड़ के आसपास हो गई, ऐसा कुछ सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है. 180 करोड़ का प्रोजेक्ट, 480 करोड़, ये पैसा तो जनता का है, पूछने वाला कोई नहीं. सुशासन जो चल रहा है बीजेपी के 8 साल बेमिसाल जो चल रहा है ना, अंधभक्तों को तो वाहवाही चल रही है. दूसरी बात आ रही है कि भाई साइली इंटरनेशनल स्टेडियम ग्राउंड, कहा जाता है कि भाई ये 18,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी वाला ग्राउंड था, और इंटरनेशनल जो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से इसको 18,000 कैपेसिटी का बनाया गया है. वो 18,000 से घटाकर यही सुशासन वाली सरकार, यही 8 साल बेमिसाल वाली सरकार ने 18,000 से घटाकर 12,000 कर दिया.
और ये भी हो गया 12,000 तो घटा ही दिया, लेकिन डेवलपमेंट कॉस्टिंग वापस बढ़ा दी। वाह, 18,000 की जो कॉस्टिंग थी तो कॉस्टिंग कम होने की जगह बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं, 12,000 18,000 से 12,000 किया है और वापस कॉस्टिंग बढ़ा दी गई। बहुत से सरकारी बाबुओं ने वीआरएस ले लिया है, क्यों ले लिया है पता नहीं, और कुछ लेना चाहते हैं उनको लेने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा ही रिपोर्ट मिल रहा है। अभी रिपोर्ट मिला मुझे कुछ दिनों पहले, भाई नगर पालिका में जो गटर साफ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और कुछ समय पहले वहाँ 2-3 लोगों के हादसा हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट द्वारा गटर साफ करने के लिए टेंडरिंग करके कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, जब कोई भी नुकसान या कोई भी कोई तकलीफ या कोई भी अनहोनी होती है तो उसका मुआवजा या उसकी भरपाई किसको करना पड़ती है? कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि भाई जो हादसा हुआ है, जो 2-3 लोगों की जो मृत्यु हुई थी, उनको मुआवजा नगर पालिका दे रही है। कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरा है, मुआवजा उसको देना चाहिए था, पैसा कौन दे रहा है? नगर पालिका। मतलब क्या नगर पालिका के जो बड़े अधिकारी और जो प्रमुख उप प्रमुख जैसे लोग बैठे हैं वही तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चला रहे हैं? देखिए, ये भाजपा की पक्षपात की नीति। नगर पालिका के जो चुने हुए काउंसलर है, ऐसा कहा जाता है उनको 20 से 25,000 रुपया, और जो प्रमुख उप प्रमुख है उनको 40-50,000 के आसपास का भत्ता दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? वो बीजेपी की नगर पालिका है। अच्छा, जेडीयू और शिवसेना के जो ग्रुप ग्राम पंचायत और जिला सदस्य या प्रमुख उप प्रमुख जो चुने हैं, उनका जो कुछ छोटा मोटा जो भत्ता मिलता था और उनको पेट्रोल गाड़ी के लिए कुछ मिलता था, वो बंद किया गया। ये बीजेपी का सुशासन, ये बीजेपी का 8 साल बेमिसाल, ये है पक्षपात नीति। बीजेपी के नगर पालिका उनको काउंसिलर जो 3-4 हज़ार का जो एरिया है उसको आप 20-25 हज़ार रुपये दे रहे हो, लेकिन हमारे जिला पंचायत के जो सदस्य चुने हैं जिसके ताबे में 12-15-20 हज़ार के आसपास उसके ताबे में लोग आते हैं, एरिया आता है, उसके लिए कुछ नहीं। तो ये जो पक्षपात की जो नीति है, जो भेदभाव की नीति है, ये भाजपा के लिए यही नीतियाँ चल रही है। सरकारी स्कूल धीरे धीरे अभी निजीकरण हो रहे हैं, थोड़े दिनों में देखना मिलेगा, क्योंकि यहाँ नेताओं को तो पड़ी है नहीं और जनता को पड़ी नहीं है। अभी 2-3 स्कूल मेरे ख्याल से निजीकरण प्राइवेट संस्थाओं को, कोई ट्रस्ट को या कोई संस्था को चलाने के लिए दिए हैं। ये 1.5 साल 2 साल ये सरकार के 2024 तक होते होते ये तमाम स्कूल प्राइवेट संस्था के ताबे में रहेंगी। अगर आज भी जनता नहीं जागी, आज भी यहाँ की पब्लिक, हमारे जो लोग नहीं जागे, तो आने वाले समय में आप जिस तरह अभी विद्युत विभाग आप देख रहे हो, निगम पहले सरकारी विद्युत विभाग था, नेता और अधिकारी मिलकर अपने फायदे के लिए उसको निगम किया, निगम के बाद अभी निजीकरण कर दिया, प्राइवेट कर दिया। अच्छा, किसी भी सत्ताधारी नेताओं ने उसका विरोध नहीं किया, ना ही बीजेपी ने विरोध किया, ना ही जो हाल फिलहाल में जो भी सत्ता में है, जेडीयू है, शिवसेना है, या जो भी है, या जो भी प्रदेश में जो अपनी पार्टी पक्ष के जो बैनर लेकर बैठे हैं, धंधा चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं अपनी, किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध किया हमने, मामला हाईकोर्ट तक है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पड़ा है। हमारे मित्र उमेश भाई पटेल बार बार कह रहे हैं, हमने भी उसका विरोध दर्ज किया है, लेकिन जनता का सहयोग ना मिलने की वजह से उनको दिया गया। 5,000 करोड़ की प्रोजेक्ट विद्युत विभाग का पूरा एम्पायर कहा जाता है, 5 से 6 हज़ार करोड़ का, वो 500 करोड़ में दे दिया गया। अभी कह रहे हैं कि भाई जो अभी इसको सुशासन तरीके से चलाना है, तो ऐसा रिपोर्ट मिला आज ही मीडिया में मुझे, ये असली आज़ाद न्यूज़ में रिपोर्ट मिला कि अभी वो 1500 करोड़ रुपया लोन मांग रहा है। अभी जो चार्ज बढ़ गए हैं अचानक से, अभी स्मार्ट मीटर आने वाला है, अभी भी समय है। अगर प्रदेश की जनता अभी भी अपनी जो अंधभक्ति नहीं छोड़ते हैं, तो आने वाले 30-40 साल पहले जो हमारे दादा परदादा लोग, परिस्थिति ये आने वाले हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले समय में यही रहा। अगर विद्युत विभाग पूरी तरह से निजीकरण के हाथ में चला जाएगा तो बहुत जल्द ये जितने भी 2,500-3 हज़ार जो इंडस्ट्रीज है, ये गुजरात में चले जाएंगे। और 30-40 साल बाद जो पहले था, हमारे बाप दादा परदादा लोग जो डाहनूर पालघर में घास काटने जाते थे,
वो नौबत वापस नहीं आए और पोरबंदर में उस समुद्र में हमारे लोगों को फिशिंग करने के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाना नहीं पड़े। और 30-40 साल पहले जो बापू के आम की वाड़ियों में नौकरी करने के लिए या फिर वो लकड़ा काटने के लिए जाने की नौबत नहीं आए। अभी भी जाग जाओ, अभी भी अंधभक्ति छोड़ो, अभी भी वक्त है, अभी भी इस निजीकरण को रोका जा सकता है। और बहुत जल्द इसको लेकर आने वाले 2 से 3 दिन में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ और उसमें एक बड़ी चीज़ें में हम लोग घोषित करने वाले हैं, डिक्लेयर करने वाला हूँ, वो हम बात रखेंगे। बात आ रही है, आप सबको पता है दादरा नगर हवेली में कोरोना काल में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई। मोदी सरकार ने आज तक वो आंकड़ा देश के लोगों को नहीं बताया, दादरा नगर हवेली के प्रशासन ने यहाँ की जनता को नहीं बताया। WHO कह रहा है कि भारत सरकार झूठ बोलती है, मोदी सरकार झूठ बोल रहा है कि जो आंकड़े दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। मुआवजा देने की बात आई थी, कितने लोगों को मुआवजा दिया? अरे अगर कोरोना काल में डेथ हुई है तो प्रशासन को डर किस चीज़ का है? मुझे पता है कि एवरेज हर पंचायत में 70-80 लोग 100 लोगों की डेथ हुई है, नगर पालिका में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। तो एग्जैक्टली कोरोना काल में कितने लोगों की मृत्यु हुई है वो तो आंकड़ा जारी करें। और कितने लोगों को भी मुआवजा दिया है? 50,000 देने की बात कर रहे हैं, 4 लाख की बात चल रही थी, अब ये लोग 50,000 की बात करें। अभी 50,000 में कितने लोग मिला है वो भी ये लोग जाने। पिछले कई दिनों से हम देखते हैं कि गुजरात से के विस्तार से सैकड़ों ट्रक ये आपके वाकसिपा और ये मोरखल के साइड से रेती, कपची, मिट्टी भरकर यहाँ जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो बन रहे हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन दादरा नगर हवेली के जो यहाँ पर हमारे बहुत सैकड़ों परिवार यहाँ पर इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रेती कपची का व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, मिट्टी तक नहीं डाल दे रहे हैं, और है तो उसके ऊपर भाई रेवेन्यू विभाग कलेक्टर कार्यालय से आदेश पे वो लोग पकड़ने चले जाते हैं और कहा जाता है कि भाई बंद है, रॉयल्टी नहीं है, एक्ट नहीं बना है। तो अभी यहाँ पर ये है कि जब एक्ट नहीं बना है, जब ये खान खनिज का यहाँ पर एक्ट नहीं बना है, तो एक्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी? अच्छा, एक्ट बनाए बिना अगर आपने रॉयल्टी ले रहे थे तो वो किस बेस के ऊपर आप ले रहे थे? कहा जाता है सालाना 15 से 20 हज़ार करोड़ का आसपास, 15 से 20 हज़ार करोड़ का, 15-20 करोड़ का नुकसान हो रहा है यहाँ पर रेवेन्यू विभाग को। तो तत्काल इसका एक्ट बनाना चाहिए। और जो अभी इस धंधे से व्यवसाय से जुड़े हैं वो परिवार इतना परेशान है, जो जिसके पास JCB है, जिसके पास ट्रक है, वो हफ्ता नहीं भर पा रहे हैं। अगर JCB और ट्रक है तो उनके साथ कम से कम 15 से 20 लोग काम में जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो तत्काल इस तरह से प्रशासन को नीति पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन भाजपा के 8 साल बेमिसाल और सुशासन चल रहा है, पूछने वाला कोई नहीं, बोलने वाला कोई नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर बोलने वाले रजुआत करने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ पर जो 17 लोग हैं, हम हमारे लेवल पे रजुआत कर रहे हैं, लेकिन जितना तवज्जो मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है हमें। बेरोजगारी और महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, यही भ्रष्टाचार के चलते, यही नरेंद्र मोदी सरकार की सुशासन, यही दादरा नगर हवेली प्रशासन का सुशासन, यही BJP सरकार का 8 साल बेमिसाल। हमारे क्लास आदिवासी समाज के क्लास 1 ऑफिसर SS भोया साहब, हमारे स्थानीय अधिकारी क्लास 1 ऑफिसर जिग्नेश पटेल सुसाइड कर लिया। आज तक विभागीय जांच तक नहीं बिठाया गया। क्यों, कैसे, क्या हुआ, कोई पता नहीं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण चीज। किसके साल में शासन में हुआ ये? अच्छा, आप सबको पता है 7 टर्म के सांसद, आदिवासी नेता मोहन भाई जैसे व्यक्ति इस ये जो मोदी सरकार की 8 साल के बेमिसाल और ये सुशासन सरकार की वजह से, सुशासन कहें या कुशासन कहें हम, ये सरकार की बदौलत, इसकी वजह से, इनके ही प्रताड़ित करने की वजह से जो संघर्षशील नेता, आज भी मैं विश्वास नहीं करता हूं कि मोहन भाई डेलकर सुसाइड कर सकता है। कोई बहुत बड़ी चीज हुई, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। और ये किसके वजह से हुआ? बिल्कुल ये मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल की जो बात कर रहे हैं ये भाजपाई लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग, और ये जो कुशासन चला रहे हैं, इनकी वजह से ही हुआ है। इनके जिम्मेदार ये लोग हैं। आपको पता है कि इन 8 सालों में राष्ट्रपति,
गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आकर गए। हर 15 दिन महीने में कोई न कोई केंद्र से मंत्री संतरी भी आते रहते हैं। और ये इतनी सारी जो समस्या हैं, इस समस्या का कोई निराकरण नहीं। फिर भी इनका 8 साल बेमिसाल, फिर भी इनको लगता है कि सुशासन चल रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी गांव से लेकर शहर के नेता जो है वो चूत तक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सभी दोगले नेता पैसा के दम पर चुनाव लड़े और वापस चुनाव आएगा, वापस पैसा, दारू, चिकन लेकर निकलेंगे। निवेदन है ऐसे लोगों को, जनता भी देखे कि आज पूरी हमारा जो दादरा नगर हवेली बर्बादी की तरफ जा रहा है। आदिवासी व स्थानीय समुदाय के यहाँ बिल्कुल अस्तित्व और इतिहास मिटने के कगार पर है, और फिर भी हम ऐसे लोगों को आगे करेंगे, ऐसे लोगों को शासन में लाएंगे तो यही हाल होगा। हर कोई नेता, सिलवास का एक स्टाइल है, हर कोई नेता बनना चाहता है पर लड़ना कोई नहीं चाहता, अधिकारियों के सामने संघर्ष कोई करना नहीं चाहता, सत्ता के सामने, प्रशासन के गलत नीतियों के सामने आवाज कोई नहीं उठाना चाहता। ये जो चीजें हैं हो रही है, ये प्रदेश को एक दिन बिल्कुल डुबा कर छोड़ेगी। ये चीजों को लेकर ये इतना सब कुछ होने के बावजूद खामोश। वैसे देखा जाए तो ऐसे कहा जाता है कि भाई प्रशासन के जो बड़े बाबुओं से परेशान स्टाफ है, और ये छोटा मोटा जो स्टाफ अधिकारियों से परेशान हमारे चुने हुए लोग, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, और जनता पर आपके नेता परेशान तो जनता वैसे ही परेशान। अभी जनता को तय करना है क्यों ये तकलीफ हो रही है, ये क्यों समस्या आ रही है। हमारे जो जागरूक लोग हैं, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। ठीक है, किसी कारणवश अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो जिन्होंने, जनता ने उनको चुनकर वहां पर बिठाया है, जनता क्यों चुप है? जनता को किसकी फाइल खोलने का डर है? जनता सहयोग दे, जनता निकले, जनता अपने हक अधिकार के लिए, अपने सुशासन के लिए यहां पर आगे आना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि साला फरियाद करे तो किसको करे? नहीं सिलवासा में सुनवाई, ना ही दमन में कोई सुनने वाला, और ना ही दिल्ली में कोई सुनता है। रजूआत करे तो किसको करे? विरोध दर्ज करे तो कहाँ करे? हमारे जनप्रति संघर्ष करने के लिए डर रहे हैं, ऊपर कोई सुन नहीं रहा है। और एक अभी तो भाई नेताओं का और आम से आम व्यक्ति का एक ही पैटर्न, एक डायलॉग शुरू हो गया है, हमारे तो चलता नहीं, हमारा तो सुनते नहीं। अगर आपका सुनता नहीं, आपका चलता नहीं, तो क्या प्रशासन की जो गलत नीतियां बन रही है, इसको विरोध में संघर्ष करने के लिए, विरोध करने के लिए भी आपको प्रशासन की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप प्रदेश के जनप्रतिनिधि, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। फिर भी कहेंगे कुछ लोग जो बीजेपी के अंधभक्त कहेंगे, मोदी सरकार के अंधभक्त कहेंगे, मोदी जी के 8 साल बेमिसाल कुशासन नहीं सुशासन चल रहा है, फिर भी कहेंगे ये लोग। पर जैसे मैंने कहा, ऐसे लोग आने वाले समय में हमारे गाँवों में निकलेंगे तो जूते पड़ने वाले हैं। ऐसे नेताओं को, ऐसे बीजेपी के आगेवानों को बिल्कुल जूते पड़ने चाहिए ऐसे लोगों को। जब सही को सही और गलत नहीं कह सकते हो, और पूरा नगर हवेली का विनाश हो रहा है, हमारे यहाँ पर आदिवासी समाज का और स्थानीय समाज का विनाश हो रहा है, और आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो, आप फिर भी अपनी अंधभक्ति में वाह कर रहे हो। 2000, 5000, 10, 20 हज़ार रुपया मिल रहा है। अपने नेता जिनकी हिम्मत नहीं है शासन प्रशासन सामने बोलने की, विरोध करने की, ऐसे नेताओं की अंधभक्ति करते रहो, और आपके आंखों के सामने दादरा नगर हवेली बर्बाद होते रहो। तो ये जो आज का विषय था, इसमें सुशासन कहाँ है, कुशासन कहाँ है, मोदी जी के 8 साल बेमिसाल है या मोदी जी के 8 साल बेहाल है, ये तय जनता करे। और
ज़्यादा न कहते हुए मुझे, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं कुछ राष्ट्रीय स्तर की बात करूँ, लेकिन 2014 से पहले एक बात तो तय थी। मोदी सरकार से सत्ता में आने से पहले 2014 से पहले देश की इकोनॉमी स्थिर थी, राज्य सरकारें स्थिर रहती थी। 2014 से पहले महंगाई पर कंट्रोल था, नौकरियां मिलती थी, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर झगड़े नहीं होते थे। लेकिन 2014 के बाद बेरोजगारी, महंगाई, जाति धर्म के नाम पर जिस हिसाब से देश का बेहाल किया है और जिस हिसाब से देश में कुशासन बढ़ा है, उसे अभी प्रदेश की जनता, देश की जनता समझने लगी है। बहुत जल्द आने वाले समय में दादानगर में भी हम लोग एक बहुत बड़ा, ये जितनी भी चीज़ें चल रही है उसके अगेंस्ट में 2-3 दिन के बाद हमारी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम बात रखेंगे। और जितनी भी जो नीतियाँ चल रही है, हमने पहले ही आह्वान किया हमारे प्रदेश के नेताओं को, या तो फिर संघर्ष के लिए नेतृत्व करो। अगर डर लगता है, अगर फाइल खोलने का डर है, आपको हिम्मत नहीं बची है आप में, तो आप हमारा सहयोग करो, हमारा साथ दें। शासन प्रशासन की गलत नीतियों के विरोध, मोदी सरकार की जो गलत नीतियाँ बन रही है उसके विरोध बिल्कुल हम शासन प्रशासन के सामने जहाँ कहीं की विरोध करना हो, जिस किसी अधिकारी को भी रजूआत करनी है, बिल्कुल करेंगे। और मैं एक बात बिल्कुल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहूँगा आज कि ये 7-8 साल में तकरीबन जो 90% जो समस्याएं खड़ी हुई है, वो तमाम समस्या इसी सिलवासा दमन से ख़त्म हो सकती है। ज़रूरत है उसको प्रॉपर वे में रजूआत करने की, प्रॉपर वे में शासन प्रशासन के सामने रखने की, और शासन प्रशासन उसको जाकर अगर सपोर्ट नहीं करती है तो शासन प्रशासन और इन नौकरशाह को घेरने की तैयारी भी रखनी चाहिए, और ये हिम्मत होनी चाहिए। और ये बिल्कुल ही हमारी टीम के पास हिम्मत है। जहाँ गलत हो रहा है, और अभी जियो और मरो ये कंडीशन दादानगर में हो चुकी है। आने वाला समय या तो आप गुलाम बनकर जियो, या फिर आपको परिवर्तन के लिए तैयार रहो। हम और आप बिल्कुल दादानगर हवेली में ये जो कुशासन चल रहा है, इसको बिल्कुल बदल सकते हैं, इसको बिल्कुल हम सुशासन में ला सकते हैं। बिल्कुल प्रशासन की मनमानी और तानाही के सामने हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जहाँ चाहे यहाँ सिलवासा के अधिकारी हो, चाहे हेड ऑफ द स्टेट एज अ प्रशासक प्रफुल्ल पटेल महोदय हो, वहाँ रजूआत करने की हिम्मत है और विरोध करने भी हिम्मत हम रखते हैं। बस आज के लिए यहाँ तक ही। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, जय सिलवास, आपकी जय।